हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बच्चे, मैं सीएस सुमित त्यागी, आपकी अकाउंट्स फैकल्टी एट सीएस सुमित सर क्लासेस। और बच्चे, जैसे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्लास 12 सीबीएसई अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट, कितने मार्क्स का ये आपके एग्जाम में चैप्टर है, या मैं कहूँ अकाउंट सब्जेक्ट है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कितने चैप्टर्स हैं या कितनी यूनिट्स हैं, वो चैप्टर्स कितने मार्क्स में डिवाइड हैं, उन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करवाया। और एज प्रोमिस्ड, जैसा आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में वादा किया गया था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, और हमारा जो सीक्वेंस होगा क्लास 12 अकाउंट्स करने का, वो होगा सबसे पहले पार्टनरशिप, देन एनपीओ, देन कंपनी, एज डिस्कस्ड। अब उसमें भी चैप्टर नंबर 1 मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पार्टनरशिप फंडामेंटल, बेसिक पार्टनरशिप। और क्लास 11th का ही बीएसटी जो थ्योरी थी, उसी को ही क्लास 12th के अकाउंट्स के प्रैक्टिकल का बेस बनाया गया। क्या कहना चाहा मैंने? आपने क्लास 11th में पार्टनरशिप पढ़ा एज अ थ्योरी बीएसटी में, आपने क्लास 11th में बीएसटी में कंपनी पढ़ा एज अ थ्योरी। उन्हीं को प्रैक्टिकल अप्रोच अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लास 12th में बताया जाता है। चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले क्या? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप से क्या समझते हैं आप लोग? 2 सेकंड लीजिए, सोचिए अपने मन में, पार्टनरशिप से क्या समझते हैं आप लोग? पार्टनरशिप क्या है? जब भी मैं पार्टनरशिप बोलता हूँ तो आपके माइंड में एक इमेज बनती है कि हाँ सर, पार्टनरशिप का मतलब कम से कम 2 लोग होंगे। बिल्कुल, 2 से कम लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अकेले पार्टनरशिप करें तो ये पॉसिबल नहीं है, आप अकेले पार्टनरशिप नहीं कर सकते, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है। मैक्सिमम मैक्सिमम पार्टनर्स की भी अपनी लिमिट है 100। अभी उसका प्रिस्क्राइब जो किया गया है वो 50 किया हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड आपके माइंड में आता है पार्टनरशिप को सुन के कि 2 लोग होंगे ही होंगे। ये 2 लोग मिलके क्या कर रहे होंगे? ये 2 लोग मिलकर एक बिजनेस करेंगे। और ये जो बिजनेस होगा, इस बिजनेस से क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। हम अच्छा अच्छा सोचेंगे अपने बिजनेस के बारे में, ये थोड़ी सोचेंगे सर लॉस आएगा। आ भी सकता है, वो अलग बात है, बट हम क्या सोचेंगे? प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को इन पार्टनर्स ने या इन पर्सन्स ने आपस में एग्री किया एक रेशियो में कि ये डिवाइड करेंगे। तो ये जो बिजनेस रन हो रहा है, क्लास 11th में आपने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, वो सारी अकाउंटिंग सोल प्रोपराइटर की होती है। जब सिंगल पर्सन ओनर कोई बिजनेस रन करता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी? तो सर, क्या इसका मतलब जर्नल लेजर पार्टनरशिप में नहीं होता है? होता है बच्चे, बिल्कुल होता है। उसके बिना तो अकाउंट्स ही नहीं है। जर्नल लेजर तो बेसिक है हर चीज का, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। जर्नल लेजर तो आपकी पार्टनरशिप फर्म्स भी करेंगी, कंपनीज भी करेंगी, सब करेंगी, उसके आगे चेंजेस आते हैं। तो क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था? सोल प्रोपराइटर जब बिजनेस रन कर रहा है तो उसके बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होगी। क्लास 12th में आपने आगे सबसे पहले सीखना है कि पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से कैपिटल लगाएंगी, अगर कैपिटल लगा रही हैं तो उस पर क्या उनको रिटर्न में मिल रहा है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे। ये सब कुछ हमें पार्टनरशिप में पढ़ना है क्लास 12th में प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल सर, समझ आ गई यहाँ तक बात। तो पार्टनरशिप मैंने आपके साथ बोला क्या है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, आपको अगर मैं एक सवाल पूछूं, मीनिंग वर्सेस डेफिनेशन, मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है? क्या ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं? अगर आपसे मीनिंग पूछा है तो क्या आप डेफिनेशन लिख सकते हो? अगर डेफिनेशन पूछी है तो क्या आप मीनिंग लिख सकते हो? बोलो, सोचो, क्या दोनों सेम है या अलग है? अलग है बच्चे, दोनों सेम नहीं है। मीनिंग का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, यहां आप वो लिखोगे जो आप पार्टनरशिप से समझते हैं, यानी आपकी अपनी लैंग्वेज आप मीनिंग में यूज कर सकते हो। लेकिन जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन में बेसिकली क्या है? या तो किसी लॉ में कुछ मेंशन है, या फिर किसी महापुरुष ने, किसी ऑथर ने उसके बारे में बताया है।
अगर मैं आपसे कहूंगा डिफाइन पार्टनरशिप, तो यहां पर आप अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। यहां पर आपको किसी ऑथर ने बताया है, या तो वो लिखना होता है, या लॉ में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में वो लिखना होता है। और जहां मैं लॉ की बात करता हूं, तो आपको पता है लास्ट क्लास में भी मैंने बताया, पार्टनरशिप पे लॉ लगेगा। क्या लॉ होगा वो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो कौन बताएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा वो बात आपको। तो ये चीज आपको समझ आई कि मीनिंग अलग है और डेफिनेशन अलग है। मीनिंग में मैंने क्या बोला, आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन करना मत। मेरी जो एडवाइस है आपको, करना मत। क्यों? आप समझते कुछ है, आप जब उसे लिखने जाते हो तो आप लिख कुछ देते हो, आप समझाना कुछ चाहते हो, फिर एग्जामिनर या चेकर उसको पढ़ता कुछ है, उसकी समझ में कुछ और आता है, आप मार्क्स कुछ और एक्सपेक्ट करते हो, मार्क्स कुछ और दे जाता है। तो इन शॉर्ट, अपनी लैंग्वेज का प्रयोग ना ही करें, वो मार्क्स के लिए हानिकारक हो सकता है। डेफिनेशन, डेफिनेशंस को याद रखें। देखिए, बहुत ज़्यादा थ्योरी तो क्लास 12th के अकाउंट्स में है नहीं। पूरे 80 में से अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, तो मुश्किल से मुश्किल 15-16 मार्क्स की, 17-18 मार्क्स की थ्योरी आपके पास आती है। और वो भी कहीं ना कहीं एक सिलेक्टेड थ्योरी होती है कि हाँ जी ये आना है, ये आना है, वो भी एज अ टीचर मैं आपको बता दूंगा, और 99% वही कवर हो जाता है। तो क्यों अपनी लैंग्वेज यूज करना है जब आपको पता है कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है एज अ स्टूडेंट। डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है, आप डेफिनेशन लिखेंगे। मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, उसमें भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या इजी है? डेफिनेशन याद करना। तो मैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप लिखवाया जरूर है आपको, लेकिन मैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में आपको लिखवाऊंगा क्या? डेफिनेशन ही लिखवाऊंगा, देखिएगा। और साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation among persons who have mutually agreed to share profit from business carried on by all or any one of them acting for all। तो हमने क्या क्या यहाँ पे समझा? एक तो सेक्शन 4 है। क्या है सेक्शन 4? किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। अपनी लैंग्वेज यूज मत करना, एज इट इज मगअप करो इसको, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जहां आपने ये लाइन लिखी, आगे की डेफिनेशन में अगर एक आधा वर्ड इधर उधर भी है, एग्जामिनर परवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने उस पर इतना बढ़िया इंप्रेशन डाला है कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है वो अनपढ़ नहीं है, कुछ ना कुछ बात है इस बच्चे में जिसको इतना याद है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, कम से कम, यहाँ पे मैं भूल गया, अमंग टू और मोर, कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी होंगे, कम से कम दो लोग, टू और मोर पर्सन। ज्यादा में भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स क्या होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। हु हैव म्यूचुअली एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। कहाँ से होगा ये प्रॉफिट? बिजनेस से। बिजनेस कौन करेगा? या तो सब करेंगे, या कोई उनमें से एक करेगा, या दो करेगा। तो हर एक चीज की डेफिनेशन में उसके फीचर्स भी छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर इसके फीचर्स क्या हैं? अगर आपसे मैं पार्टनरशिप के फीचर्स पूछूं, तो पहला फीचर रिलेशनशिप है, दूसरा कम से कम दो लोग होंगे, तीसरा वो एग्री हैं, म्यूचुअली एग्री हैं, चौथा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, पांचवा बिजनेस कर रहे हैं,
छठा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में म्यूचुअल एजेंसी। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स काम करें। आपने पहले भी इसको पढ़ा है, मैं दोबारा जिक्र उठाऊंगा क्लास 11 बीएसटी का, कि कुछ पार्टनर्स जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते थे। यानी ऐसे पार्टनर जो हैं तो सही लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स वर्किंग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या तो सारे मिलके चला रहे हैं या कोई एक चला रहा है या कुछ चला रहे हैं। और इसको, इस पॉइंट को कि भाई सारे चला सकते हैं या कुछ भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है, उसको कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। कि अगर एक पार्टनर भी चला रहा है तो वो पार्टनर एजेंट है बाकी फर्म का। क्यों? अगर वो पार्टनर कुछ करेगा तो ऐसा ही एज्यूम करना कि फर्म ने किया है। अगर वो पार्टनर किसी से कोई डीलिंग कर लेता है तो यही माना जाएगा कि पूरी फर्म ने वो डील की है। हालांकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके अपने कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन पे नहीं जाऊंगा, बस जनरल टर्म्स मैंने आपको समझाई। तो पार्टनरशिप क्या है, ये है। आपके पास वीडियो है, मैं इसको ज़्यादा रोकूंगा नहीं, आपको जहां नोट करना है आप पॉज करके नोट कर सकते हो। मैंने आपके साथ फीचर्स डिस्कस किए, मैंने आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस की पार्टनरशिप की, डन। एक सवाल मेरा आप लोगों से, क्या इंडिया में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है? इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया? द आंसर इज नो। सर ऐसा जरूरी नहीं है, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है, बहुत इजी है। एक पार्टनरशिप डीड बनाइए, उस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर आप क्या कर दीजिए, अपनी फर्म के एक पैन कार्ड अप्लाई करा दीजिए। आपके पास फर्म का पैन कार्ड आ गया, आप उस पार्टनरशिप डीड और पैन कार्ड की मदद से प्लस जो भी यहाँ लॉ लगता है, जैसे आज के टाइम पे जीएसटी लगता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगी, इनके बेसिस पे उस पार्टनरशिप फर्म का करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड पार्टनरशिप फर्म इज ऑल रेडी टू रन द बिजनेस, टू स्टार्ट देयर बिजनेस। तो इसका मतलब कहीं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन की कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। डन। अच्छा जी, आपने एक पहले भी एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है आपने एक टर्म पहले सुनी हुई होगी, पार्टनरशिप डीड। आप कहेंगे सर ये तो थ्योरी थ्योरी कराए जा रहे हो, अरे बेस तो बनाना है नालायकों, नहीं बनाना। पहले बेस बनेगा तभी तो प्रैक्टिकल पे आओगे ना। तो थोड़ी थ्योरी है, ज़्यादा नहीं है, आँख खोल के ध्यान से सुनते रहो, कान खोल के भी, बिल्कुल। पार्टनरशिप डीड सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है सर, पार्टनरशिप डीड तो सबने सुना है, क्लास 11th में पढ़ा था बीएसटी में। नहीं भी सुना है तो मैं बता देता हूँ पार्टनरशिप डीड क्या है। इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट among partners which contain all terms and conditions, all information भी आप इसको कह सकते हो, related to partnership। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी रहती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हो सकता है? सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। क्या क्या हो सकता है इसमें, आप मुझे बताओगे? याद है अगर आपको तो? क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है सर, बहुत कुछ। मैं आपके साथ सिर्फ वो डिस्कस करूंगा जो आपके काम की है, जो आपके काम की। एक काम करते हैं, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है कैसे नहीं, ये मैं आपको एक बार शो करता हूँ, देखो। और दिखाना नहीं है किसी को, मेरे और आपके बीच की बात है ये, ठीक है? क्योंकि
अब कुछ पता है कि प्रैक्टिस में भी हूँ तो थोड़ा बहुत काम ये सब भी जानता हूँ, कर लेता हूँ, तो प्लीज़ दिखाना नहीं है किसी को। देखो जी, ये स्टैम्प पेपर बना, ठीक है जी, 100 का 200 का अपने हिसाब से पार्टनर्स बनाते हैं इसको। ये एक पार्टनरशिप डीड है। डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड आ गई कि भाई किस डेट पर आपने ये पार्टनरशिप डीड की है। पार्टनर्स का नाम आ गया, उनका एड्रेस आ गया, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको इसको। पार्टनर का बिजनेस आ गया, पार्टनर क्या काम कर रहे हैं, पार्टनर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, किस नाम से चला रहे हैं, क्या एड्रेस है, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। नाउ देयरफॉर दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप विटनेस एज फॉलो। और इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अलग अलग टाइप हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगी या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगी। एक होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है, जब तक पार्टनर्स की इच्छा रहेगी, जब तक पार्टनर्स चाहेंगे, जब तक उनकी पार्टनरशिप फर्म रन करेगी। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक उनकी पार्टनरशिप फर्म रन करेगी। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नाम, पार्टनरशिप का एड्रेस, पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देख लेना इसको, पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएंगे। टोटल 3 लाख लगाई, 150 ईच, टोटल पार्टनर्स ने ये कैपिटल लगाई। अब अगर पार्टनर कैपिटल लगाएंगे तो उस कैपिटल पे उनको क्या मिलेगा, आईओसी मिलेगा। कितना आईओसी है, 12% पर एनम। ये तय किया गया कि सच इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाएगा एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। ये भी एक पॉइंट है, समझेंगे बाद में। और क्या है, सारे पार्टनर काम करेंगे, ऑल द पार्टनर्स आर वर्किंग पार्टनर, सारे पार्टनर काम करेंगे। सैलरी, सैलरी भी मिलेगी पार्टनर को, किस तरीके से मिलेगी उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। शेयर, शेयर ऑफ रेम्यूनरेशन, किस तरीके से आप शेयर करोगे। शैल बी एंटाइटल टू विड्रू रेगुलरली ड्रॉ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। अब ये क्या है कि पार्टनर जो हैं वो हर महीने कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग पढ़ा था ना आपने क्लास 11th में, जब कोई भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। तो ड्राइंग के बारे में डिस्कशन है। नेट प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, यानी शेयर इन प्रॉफिट क्या रहेंगे, उसके बारे में डिस्कशंस हैं। और फर्म क्या क्या काम कर सकती है उसके बारे में सारे डिस्कशंस होते हैं आपके पास। तो बेसिकली यही सब चीज़ें होती हैं। ईयर कब क्लोज होगा, ठीक है जी। टर्मिनेशन कैसे होगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा, नीचे एड साइन हो जाते हैं और 2 विटनेस के भी साइन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से पार्टनरशिप डीड क्रिएट होती है। इसी पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे हम लोग पैन कार्ड अप्लाई कराते हैं, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं और पार्टनरशिप फर्म अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो पार्टनरशिप डीड आपको समझ आया। अब अगर मैं पार्टनरशिप डीड बना रहा हूँ, इट डजंट मीन ना कि मैंने उसको कहीं रजिस्टर कराया है, नहीं कराया है। ये तो मेरे और पार्टनर्स के आपस की बीच की बात है, फर्म के और पार्टनर्स के बीच की बात है, ठीक है। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना भी जरूरी है, नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप ओरली भी हो सकती है, हालांकि अब कोई करता नहीं है, बट फिर भी कोर्स में है तो मैं तो बताऊंगा। पार्टनरशिप ओरली भी आप बना सकते हो और उस ओरल बेस्ड पार्टनरशिप के बेसिस पर भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सर, दिक्कत कहाँ है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो क्या करेंगे आप। पार्टनरशिप डीड साइलेंट का क्या मतलब है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब है बच्चे कि पार्टनरशिप डीड या तो बनाई नहीं गई, या तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्टनरशिप डीड तो बनी थी लेकिन उस पार्टनरशिप डीड में आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना भूल गए। किसके रिगार्डिंग, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। सबसे पहला, अब
फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या तो पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो बनी थी लेकिन आप उसमें ये मेंशन करना भूल गए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये चीज आप भूल गए हो डालना। अब या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें मेंशन करना आप लोग भूल चुके हो। उस केस में अच्छा, ये जितना भी मैं आपको टॉपिक अब करा रहा हूँ ना 1 मार्क वाला, ये आपका एक केस बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तभी आएगा जब कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट अराइव हुआ। अब जब ये प्रॉफिट अराइव हुआ तो प्रॉफिट अराइव होने के बाद उन्होंने भी ये ध्यान आया कि यार हमने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, या बनाई तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है। तो अब अलग अलग लोगों की अलग अलग एडवाइस है। पार्टनर ए कहता है कि एक काम करो, जिसकी जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से रेशियो बना लो, जिसकी कैपिटल ज़्यादा उसका शेयर ज़्यादा। पार्टनर बी कहता है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, जिसने जितना ज़्यादा टाइम डिवोट किया है, जो जितना ज़्यादा वर्किंग था फर्म के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो में बांट दीजिए प्रॉफिट को। तीसरा कहता है नहीं सर ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरी तो कैपिटल भी कम है, मैंने तो टाइम भी कम लगाया है, लेकिन मेरी क्लाइंटेज ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा काम करके दिया है फर्म को कम टाइम लगाकर, तो मेरा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला कि नहीं भाई ऐसे मत लड़ो, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर आप रेशियो लिखना भूल गए हो तो आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बताओ बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर क्या करेगा, पार्टनर कैपिटल लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है पार्टनर, और उस कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। कौन देता है इंटरेस्ट? वो इंटरेस्ट कौन देता है पार्टनर को? फर्म देती है। तो फर्म इंटरेस्ट दे रही है किसको? पार्टनर को। अच्छा एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी अकाउंट्स बनाते हो पहले भी अब भी और आगे भी, वो बनते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? वो बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने अकाउंट्स को बनाते थे, आपको याद होगा। अब अगर बिजनेस ने, फर्म ने आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, प्रोवाइड किया है पार्टनर को, तो एक तरीके से मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, एक तरीके से आपके समझने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि फर्म के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया एक तरीके से, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर को देगी। अब अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, या आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? सर मिलना तो चाहिए क्योंकि कैपिटल लगाई है, लेकिन मिले कैसे? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो कुछ लिखा नहीं है। इस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला नो आईओसी विल बी अलाउड। अलाउड, पार्टनरशिप फर्म कोई आईओसी नहीं देगी, विल नॉट बी अलाउड, ध्यान रखना, ठीक है जी। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? पार्टनर्स जो ड्राइंग करेंगे अपने घर ले जाएंगे जो पैसा बिजनेस का निकाल कर, उस ड्राइंग पर पार्टनर्स को क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। किसको पे करेंगे पार्टनर्स इंटरेस्ट? फर्म को पे करेंगे। तो यानी यहाँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आईओडी किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। आईओडी कौन देगा? आईओडी पार्टनर देंगे। तो एक तरीके से आईओडी फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। एक तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस पॉइंट को, डन। बाद में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि एक तरीके से। अभी तो आपको लग रहा होगा सर सही तो कह रहे हो आप, आईओडी फर्म को मिल रहा है इनकम हो गई, आईओसी फर्म दे रही है एक्सपेंस हो गई, लेकिन ये एक्सपेंस और इनकम है नहीं, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ड्राइंग तो कर ली पार्टनर ने, लेकिन उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट पार्टनर देगा नहीं देगा वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया, या पार्टनरशिप डीड ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कहते हैं, या पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है नो आईओडी विल बी चार्ज्ड।
अब मैं आपसे बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा था, अलाउड और चार्ज्ड। अलाउ मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलाउ मतलब फर्म दे रही है, चार्ज मतलब फर्म ले रही है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए लिखा गया यहाँ पे फर्म चार्ज नहीं करेगी, फर्म अलाउ नहीं करेगी। डन है जी, समझ आ गया सर यहाँ तक। आगे बताइए, आगे बताता हूँ। फोर्थ है सैलरी टू पार्टनर। सेपरेट लीगल एंटिटी, आया कुछ याद? सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बिजनेस की आइडेंटिटी, बिजनेस की पहचान अलग है, और जो ओनर होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, जो मालिक होंगे, उनकी पहचान अलग है। दोनों की पहचान बिल्कुल अलग चलेगी। अब इसी तरीके से अगर बिजनेस है और इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं पार्टनर, तो पार्टनर बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से अपना खून पसीना बहाकर पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म को, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं और बुलंदियों पे लेके जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसके बदले में पार्टनर्स को क्या मिलनी चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। जो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको दिखाई थी उसमें सैलरी का जिक्र था कि नहीं? बिल्कुल था जी, ये रहा, सैलरी का जिक्र था। सैलरी मिलेगी, कैसे मिलेगी उसका भी अपना तरीका था। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या आप पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए सैलरी देने देंगे, तो कहता है भाई फिर तो मुश्किल है, देन नो सैलरी विल बी अलाउड। किसी तरीके की कोई सैलरी फिर उसके अलावा आपको, कोई कोई तरह की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर फोकस करना है यहाँ पे, मैं सैलरी टू पार्टनर कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉय की सैलरी भी गड़प कर जाओगे, उनकी सैलरी भी खा जाओगे। एम्प्लॉय की सैलरी तो देनी है ना, वो पार्टनरशिप डीड होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ बात हो रही है पार्टनर की सैलरी की, पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज होते हो इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन। और मैं यहाँ पे कौन से लोन की बात कर रहा हूँ? लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। देखिए क्या हुआ, आपने कैपिटल लगाई, अच्छा किया, लेकिन उस कैपिटल से भी पूरा नहीं पड़ा फर्म का। फर्म को और पैसों की आवश्यकता थी, तो फर्म ने और पैसे अरेंज करने की कोशिश की। इसी बीच एक पार्टनर ने कहा कि कितना चाहिए फर्म? फर्म ने कहा जी 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर 50 लैक्स। पार्टनर ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो मेरे से ले लो 50 लाख, मैं लोन दे देता हूँ। ये लोन किसने दिया? पार्टनर ने दिया, पार्टनर ने दिया। पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा, या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। तो क्या उस केस में उस पार्टनर को, जिस बेचारे ने लोन दिया, क्या उसे बदले में इंटरेस्ट मिलेगा? क्या कहते हो, सोचो। आप कहोगे सर सैलरी नहीं मिली, आईओडी आईओसी कुछ भी नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्यों देना है? ऐसा नहीं है। 6% IOL विल बी अलाउड, दिया जाएगा, और रेट भी मेंशन है, कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम। यहाँ डाउट आता है सर, यहाँ ऐसा क्या अलग था? बिल्कुल अलग था बच्चे, बिल्कुल अलग था, बहुत कुछ अलग था। इससे पहले जितने भी आइटम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कैसे आइटम? सैलरी टू अ पार्टनर, आपको सैलरी मिलेगी या नहीं? क्यों मिले भाई सैलरी? आप काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा? आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आप चाहते हो प्रॉफिट, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। काम करके क्या आपने फर्म पे कोई एहसान कर दिया? नहीं जी, आपने कोई एहसान नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे कैपिटल तो आपको लगानी थी, कैपिटल नहीं लगाते तो काम कैसे स्टार्ट करते? और कहीं बाहर थोड़ी लगाइए, अपने ही बिजनेस में लगाइए, एज अ पार्टनर लगाइए, तो उस पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग भी आपने जो की है वो एज अ पार्टनर की है, पार्टनर की कैपेसिटी में की है ड्राइंग, तो आईओडी नहीं देंगे। यानी ऊपर के जितने आइटम्स है ना, वो सब कहीं ना कहीं एज अ पार्टनर, पार्टनर की कैपेसिटी में आपके साथ डिस्कस किए गए।
लेकिन जब आपने लोन दिया, आप पार्टनर हैं, लेकिन क्या आपने लोन पार्टनर की कैपेसिटी में दिया? नहीं बच्चे। क्या लोन देना आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ पार्टनर? नहीं। अगर आप लोन नहीं देते तो ये लोन कौन देता? बाहर से लेना पड़ता फर्म को, फिर ये लोन बाहर से जाता। तो आपकी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी आपने लोन दिया। अगर आप नहीं देते तो फर्म को ये लोन बाहर से लेना पड़ता। इसीलिए बोला गया कि भाई क्योंकि बाकी सारे आइटम तो एज अ पार्टनर कैपेसिटी है, बट लोन पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं है, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि वहां पार्टनर ने लोन इन अ पार्टनर कैपेसिटी नहीं दिया। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, 5 पॉइंट इन 5 में से कोई 1 या 2 पर आपके पास केस स्टडी आ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मार्क की वेटेज है, लेकिन एक एक मार्क करके ही 100 भी बनता है और एक एक मार्क करके ही 33 भी बनता है। आपके लिए 33 नहीं, 28 29 है। ठीक है, तो एक एक मार्क की इंपॉर्टेंट है। डन है जी बच्चे, यहाँ तक मुझे समझ आ गया, बिल्कुल आ गया जी। अब थ्योरी को पार करते हुए मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच पे आऊँ तो मेरा एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेगी? पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स या अकाउंट्स प्रिपेयर करती है? सबसे पहले, क्या पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है? बिल्कुल करती है जी, वरना प्रॉफिट कहाँ से आएगा? दूसरा, क्या पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करती है जी? हाँ जी, ये एक नया अकाउंट आप सीखेंगे। फिर पार्टनरशिप फर्म बनाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल का अकाउंट। चौथा, पार्टनरशिप फर्म बनाती हैं बैलेंस शीट। डन। सर क्या हमको फर्स्ट चैप्टर में ये चारों बनाने हैं? नहीं जी, ये नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि आपने पहले सीखा हुआ है। आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा? नेट प्रॉफिट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। डन। देखो, मुझे एक बात बताओ, आपने बचपन में, बचपन मतलब क्लास 11th में, वही बचपन है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बनाया ना? बिल्कुल बनाया सर। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ कुछ 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 आया, आपका क्या निकल कर आया? फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया। कुछ नया तो नहीं बताया? नहीं सर, ये तो हमें पता है। आप क्यों बता रहे हो? अभी बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जीपी यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता था, ये जीपी आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे, है ना? यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद इस जीपी को यहाँ पर कुछ 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 आता था, और क्या निकलता था आपके पास? नेट प्रॉफिट निकलता था। क्लास 11th में आपने यहाँ तक छोड़ा था, बिल्कुल छोड़ा था। अब बारी है इससे आगे बढ़ने की। अच्छा, क्लास 11th में तो प्रोपराइटर था, जो प्रॉफिट हुआ वो सीधा प्रोपराइटर का, और उस सीधा बैलेंस शीट बन गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बैलेंस शीट से पहले दो अकाउंट और हैं। अब आपके पास एक मेन अकाउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कुछ भी हो, 2020, 2021, 2022, कुछ भी हो, फॉर्मेट तो वही है, सेम। करते थे ना क्लास 11th में, पापा लिखते थे आप, पापा, PAPA, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट। डन। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जहां छोड़ा था, क्या छोड़ा था? नेट प्रॉफिट निकाला था, वही नेट प्रॉफिट आप यहां ट्रांसफर करोगे। और अब ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। खुदा ना खास्ता अगर गिवन नहीं है तो फिर कुछ क्वेश्चंस में देखा गया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ जाता है, बट उसके आने के चांसेस, इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ना के बराबर हैं। आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा। मैं बेसिक फॉर्मेट के साथ आपके साथ चलूंगा। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है ये चैप्टर या रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा वेट करना, पूरा होगा तभी आपको समझ आएगा। नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? बच्चे कहते हैं सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो था, फिर ये क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक वर्ड आ रहा है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट आने तक हमने जितना खर्चा फर्म को करना था टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, बाहर वालों की तरफ, जैसे सैलरी टू एम्प्लॉयज, जैसे रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जैसे वाटर एक्सपेंस, ये सारे खर्चे जो हमें बाहर वालों की तरफ करने थे वो सब मैं कर चुका हूँ। और वो सब किस में हो चुके हैं? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आता था। सारे खर्चे हो चुके हैं, खर्चों की बात नहीं होगी इस वाले अकाउंट में। यहाँ बात होगी पार्टनरशिप फर्म को क्या देना है टू पार्टनर्स, या पार्टनरशिप फर्म को क्या लेना है पार्टनर्स से। तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के जो हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको यहाँ डाला जाएगा। आपको याद है और आपको पता है मैं ये जो अकाउंट बना रहा हूँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? फर्म के, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो बिजनेस को, फर्म को जो पार्टनर्स को पे करना है वो एक तरीके से वो दे रहे हैं, किस साइड आएगा? खर्चे को ट्रीट करते हुए डेबिट साइड। क्या क्या देते हैं पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को? मैं आपके साथ डिस्कस किया था क्या क्या देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान के चलो दो पार्टनर हैं, एज कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट भी यूज होता है, डिस्कस करेंगे आगे। बीज कैपिटल अकाउंट, ए को जो मिला वो, बी को जो मिला वो, और फिर उनका टोटल। और क्या देती है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को? सैलरी दे सकती है, टू सैलरी। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सैलरी दोनों को मिले। अगर एक को मिली है, मान लो सिर्फ बी को मिली है, तो आप लिखेंगे टू सैलरी बीज कैपिटल अकाउंट, फिर ए का जिक्र नहीं आएगा। और क्या दे सकती है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को? कमीशन दे सकती है। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, इनका टोटल आप यहां कर देंगे। डन है जी। आईओसी आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया। और कुछ जो पार्टनरशिप फर्म देती हो पार्टनर को? और तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ लेती है? बिल्कुल लेती है जी। कुछ ऐसा जो पार्टनर्स देते हैं फर्म को? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर देते हैं, किसको देते हैं? फर्म को देते हैं। तो फर्म के लिए एक तरीके से इनकम हो गई, इसीलिए उसको क्रेडिट में डाला है फर्म ने। अच्छा, कई बार क्या होता है, हालांकि आपने पहले भी देखा है कि जो बिजनेस है ना उनको फ्यूचर अनसर्टेन लगता है, और होता भी है जी। अगले पल फ्यूचर में किसके साथ क्या होगा किसको क्या पता। तो कहीं फ्यूचर में कुछ आपदा ना आ जाए, कोई मिस हैपनिंग ना आ जाए, या हो जाए कोई दिक्कत ना आ जाए, उससे लड़ने के लिए बिजनेस क्या क्रिएट करता है? रिजर्व क्रिएट करता है। ये रिजर्व नेट प्रॉफिट पे बनाया जाता है। बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे चल के। क्या रिजर्व्स पार्टनर्स का राइट होता है? अभी फर्स्ट चैप्टर में तो आप यही समझो नहीं जी,
ये पार्टनर्स की कैपिटल में नहीं जाएगा, ये पार्टनर्स का नहीं है, ये फर्म ने, बिजनेस ने अपने फ्यूचर की स्ट्रेंथ को, फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए, बढ़ाने के लिए बनाया है रिजर्व। अब क्या होगा, जो भी आपका क्रेडिट साइड है, आप क्रेडिट साइड के इन दोनों का टोटल करोगे और इन दोनों के टोटल में से ये जितने भी आपको डेबिट वाले नजर आ रहे हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना, अच्छा लगता है, आगे फ्यूचर में भी आपको बड़े कोर्सेज पे जाओगे हेल्प मिलेगी। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी आपके पार्टनर थे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, किस रेशियो में? इक्वल, गलत जवाब। कई लोगों ने आपने बोला होगा इक्वल में, नहीं बच्चे, इक्वल जब होगी जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो। वैसे आप क्या मान के चलोगे, जो भी उनके बीच में रेशियो तय हुई थी, एग्रीड रेशियो। हाँ, अगर कोई रेशियो मेंशन नहीं है या कोई रेशियो तय नहीं हुई तो उस केस में जरूर आप एग्री इक्वली बांटोगे, वरना एग्रीड रेशियो। देख लीजिए भाई, कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही आइटम्स हैं, यही आइटम आते हैं इसमें, इससे ज़्यादा कोई आइटम आता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ पॉइंट्स आए हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इनकी कैलकुलेशन, जैसे आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा, आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशन है। देखिए, क्लास 12 के अकाउंट्स के पूरे कोर्स का सबसे लेंदी जो टॉपिक है वो यही है। मुश्किल नहीं कह रहा हूं मैं, लेंदी जरूर है, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट इसमें अनलिमिटेड है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इतने कंसेप्ट किसी चैप्टर में नहीं है जितने इसमें, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसे कैरी करना है। आईओडी के अपने कंसेप्ट हैं, आईओडी की कैलकुलेशन क्या है, कैसे होगी। आईओसी के अपने कंसेप्ट हैं, आईओसी की कैलकुलेशन क्या है, कैसे होगी। सैलरी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको गिवन ही होता है। कमीशन की कैलकुलेशन है, कमीशन कैसे निकलती है ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। डन। तो इन शॉर्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स पे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। और जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ। और वेबसाइट का नाम नज़र आ रहा है cssumitSir.com, उस पर विजिट कीजिए। क्लास 11th, क्लास 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, फेस टू फेस के लिए नंबर भी गिवन है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।